गुड इवनिंग साथियों। आज आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की 10वीं क्लास है और आज का टॉपिक है साथियों क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में इसमें साथियों देखिए अनुसंधान अनुसंधान का शोध होता है क्या साथी? शोध का अर्थ होता है शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसर्च कहा जाता है। री का अर्थ होता है बार बार। क्या होता है साथियों? री का अर्थ क्या होता है? बार बार। सर्च का अर्थ होता है खोज। कहने का मतलब जिसका बार बार क्या किया जाए? खोज किया जाए। ठीक है। इस प्रकार सूचनाओं या तथ्यों की गहन खोज ही क्या है? शोध है। किसी प्रकार की सूचनाओं या तथ्यों का क्या है? खोज करना ही क्या है? शोध है साथियों। ठीक है। उसके बाद में शब्दकोश के अनुसार शोध का अर्थ किसका अर्थ? शोध का अर्थ तथ्य या सिद्धांतों का सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन से है। सिद्धांतों का सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन से है। अब देखिए राइडमैन के अनुसार यह डिफिनीशन जो है राइडमैन महोदय ने बताया, इनके अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट देखिए साथियों, इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है अनुसंधान नवीन प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान नवीन मतलब नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित क्या है? प्रयास है साथियों। यह राइडमैन का स्टेटमेंट है। यस वर्मा का स्टेटमेंट आता है। यस वर्मा का स्टेटमेंट क्या है साथियों? देखिए अनुसंधान शोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अनुसंधान या शोध क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है। जो क्या करती है? नए ज्ञान को, किसको? नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान ज्ञान कोश में क्या करती है? वृद्धि करती है। ठीक है। आगे है साथियों, अतः शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि तथा उपलब्ध तथ्यों में संशोधन किया जाता है। इसे दो रूपों में जाना जाता है। किसको? क्रियात्मक शोध में जो तथ्य और सिद्धांत की पुष्टि होती है उसमें कुछ न कुछ संशोधन करके इनको दो रूपों में जाना जाता है। तो पहला है साथियों समस्या समाधान क्रिया और दूसरा है ज्ञान उत्पादन क्रिया। पहले में है प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरे में क्या है? नॉलेज। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों शोध को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? शोध को 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पहला भाग है मूलभूत या मौलिक शोध। पहला भाग क्या है? मूलभूत या क्या है? मौलिक शोध। मूलभूत या मौलिक शोध में इसमें क्या है साथी? देखिए इसमें सिद्धांत खोजे जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? सिद्धांत खोजे जाते हैं या सिद्धांतों का विकास किया जाता है। ठीक है। एज ए एग्जाम्पल समझिए अधिगम का सिद्धांत या न्यूटन का सिद्धांत। लेकिन न्यूटन ने अपने सिद्धांत को खोजकर ही बताया था। अधिगम का सिद्धांत हम लोग जो कुछ सीख लेते हैं तो सीखते हैं तो कुछ न कुछ आप अधिगम जरूर करते हैं। जब सीखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आप थ्योरी जरूर देते हैं। ठीक है। अपने सिद्धांत को बताते हैं। ठीक है साथियों। अगला है व्यवहारिक शोध में क्या है? मूलभूत शोध का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है, व्यवहारिक रूप से जब किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? व्यवहारिक शोध कहलाता है। अधिगम सिद्धांतों का अनुप्रयोग जैसे क्या है? अधिगम सिद्धांतों का क्या है? अनुप्रयोग, यूजेज। कहने का मतलब है जिनका उपयोग व्यवहारिक तरीके और सलीके से किया जाता है वह क्या है? व्यवहारिक शोध है। तीसरा पॉइंट है साथियों क्रियात्मक शोध।
क्रियात्मक शोध में क्या है? क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करके उसके निराकरण के लिए व्यवहारिक तरीके अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध कहते हैं। जो किसी समस्या का वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी, ठीक है, तरीके से विश्लेषण एनालिसिस जो करते हैं, उसके निराकरण के लिए जो व्यवहारिक तरीका अपनाया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध कहते हैं। स्टीफन और कोर का यह स्टेटमेंट है साथियों। स्टीफन महोदय ने क्या बताया है? देखिए, क्रियात्मक शोध का तात्पर्य क्या है? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य, इसका तात्पर्य है साथियों उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन करके, संशोधन करके तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। यह जो है स्टीफन एवं कोर महोदय का था। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता, रिसर्च की जो है नीड क्यों पड़ी? इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय वातावरण एवं छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा का विकसित करने के लिए। जो विद्यालय का एनवायरनमेंट होगा और छात्र के बहुमुखी विकास, जो उनकी प्रतिभा होगी, उनकी प्रतिभा को क्या विकसित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। दूसरा पॉइंट है कि विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, जो विद्यालय की जो परंपरागत शैली है, कार्यशैली है, उसमें कुछ ना कुछ आप जरूर चेंज करिए। पुरानी पद्धतियों के अकॉर्डिंग आप विद्यालय में जिस प्रकार की कार्यशैली पहले चलती थी, उस प्रकार की कार्यशैली के अनुसार आप जो है आप नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ कहने का मतलब उसमें परिवर्तन जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा। तीसरे पॉइंट में प्रधानाचार्यों, जो प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षकों, टीचर और निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर समस्याओं के समाधान में रुचि के लिए, ठीक है। जो विद्यालय का प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, जितने भी निरीक्षक होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित कर समस्याओं के समाधान में रुचि के लिए, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि विद्यालय तथा समाज की दूरी को कम करने हेतु तरीके ढूंढने के लिए, ठीक है। चौथे पॉइंट में अभी बताए थे कि विद्यालय और समाज दोनों, विद्यालय और समाज की जो दूरी है उसको कम करने हेतु तरीके ढूंढने के लिए, कहने का मतलब उस विद्यालय और समाज में क्या होनी चाहिए? दूरियां नहीं होनी चाहिए, एक निकटता होनी चाहिए, ठीक है, संलग्नता होनी चाहिए दोनों में, विद्यालय और समाज के बीच में। पांचवा पॉइंट है शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग एवं सद्भावना उत्पन्न करने के लिए। नोट, हमारे विद्यालय तक जीवन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते, हमारे विद्यालय तक जीवन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते जब तक कि शिक्षक, छात्र, निरीक्षक, प्रशासक और विद्यालय संरक्षक इस बात की निरंतर जांच न करे। जब तक ये सभी मिल करके विद्यालय में क्या करेंगे? निरंतर जांच नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? विद्यालय के जो जीवन के अनुकूल कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। वह क्या कर रहे हैं? आदि क्रियात्मक क्या है? शोध है, जांच करने की कि उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कितना हुआ है, किस कार्य के में वृद्धि हुई है, किस कार्य में बाधा आई है, यह सब क्या है? आदि प्रकार के कार्यशैली जो विद्यालय की समस्त होती है, वह सब क्या है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अब देखिए साथियों, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता के बाद अगला पॉइंट आता है क्रियात्मक शोध का महत्व, ठीक है। रिसर्च आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे रिसर्च के, वह सब देखिए। तो पहला पॉइंट इसमें साथी, क्रियात्मक शोध में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की दैनिक समस्याओं के हल की खोज होती है, पहला पॉइंट है साथियों। दूसरे पॉइंट में क्या है? क्रियात्मक शोध व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए करता है। जो रिसर्च है, व्यक्ति जो है अपने उद्देश्य, पर्पज को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाने के लिए वह जो है कार्य करने के लिए प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक शोध क्या है साथियों? तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक शोध जनतांत्रिक
भावनाओं पर आधारित है। क्या है? जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। चौथा पॉइंट है साथियों, क्रियात्मक शोध शैक्षिक समस्याओं के वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रामाणिक तथा उपयोगी हल प्रस्तुत करता है। यह जो है क्रियात्मक शोध का महत्व है। ठीक है साथियों। अब है क्रियात्मक शोध के क्षेत्र। क्रियात्मक शोध के क्षेत्र क्या है? क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में निम्न समस्याएं आती हैं। क्या आती हैं? निम्न समस्याएं आती हैं। तो पहला पॉइंट है साथी, शिक्षण अधिगम। क्या है? शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं। भाई आप जब पढ़ा रहे तो उस समय कौन सी समस्या है सीखने में? तो पहला पॉइंट है विषय वस्तु को समझने की समस्या। विषय वस्तु जो हमारा सिलेबस है उसको समझने की समस्या। दूसरा है शुद्ध उच्चारण से संबंधित समस्या। शुद्ध उच्चारण, कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है किसी टॉपिक को तो वह क्या है, बहुत शुद्ध उच्चारण तरीके से बच्चों को नहीं बता रहा है, तो बहुत अच्छा बच्चा सीख नहीं पाएगा। एकदम क्लियर होना चाहिए उच्चारण। ठीक है। तीसरा पॉइंट है गृह कार्य से संबंधित समस्या। अगर कोई शिक्षण कार्य करने के दौरान कोई टीचर गृह कार्य दिया है, होमवर्क दिया है, तो उस प्रकार की समस्या से संबंधित जो कार्य है वो भी सब क्या है, शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं बन के आती हैं। चौथा पॉइंट है कक्षा कार्य संशोधन की समस्या। जो क्लास में क्लास वर्क दिया जाता है उसमें भी संशोधन की क्या होती है, समस्या होती है। क्लास में जो कार्य दिया गया है बच्चा यह कार्य कर पाया है कि नहीं कर पाया है, इसकी समस्या। पांचवा पॉइंट है इकाई शिक्षण की समस्या। इकाई किसी यूनिट में कितने टॉपिक दिए गए, उस टॉपिक से संबंधित कौन सा टॉपिक आया है, कौन सा टॉपिक नहीं आया, इस प्रकार की समस्या शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं हैं। चौथा है छठा दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम समस्या। 6 पॉइंट में है कि दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम समस्या, कितनी आप निपुण हुए हैं। शिक्षण अधिगम के दौरान जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात आपको कितने शिक्षण अधिगम समस्याओं में आपको मिला है। आप कहने का मतलब कितने आप निपुण हो गए, कितने दक्ष हुए हैं। ठीक है। इसका अब सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड परीक्षा संबंधी समस्याएं। आपको शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं की जितने सब क्लास थे वो बता दिए गए हैं। अब है मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं। मूल्यांकन करने के लिए और परीक्षा के लिए जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के बारे में आप अभी देखेंगे साथी। पहला क्या है, सतत एवं व्यापक। क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समस्या। दूसरा है इकाई मूल्यांकन तथा मासिक परीक्षाओं की समस्या। तीसरा है कि परीक्षा में विश्वसनीयता की समस्या। चौथा है बच्चों से संबंधित समस्या। कहने का मतलब जो मूल्यांकन और परीक्षा संबंधी समस्याएं हैं, पहले पॉइंट में है कि कंटिन्यूअस लगातार जो है मूल्यांकन करने की जो समस्या बनी है यह समस्या। फिर इकाई मूल्यांकन जो आप यूनिट वाइज टेस्ट लेकर के उसका मूल्यांकन करते हैं, तथा मासिक परीक्षाओं का जो टेस्ट लेते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी समस्या। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा में विश्वसनीयता की समस्या। अगर कोई परीक्षा हुई है, मान लीजिए उस परीक्षा में 15 छात्र बैठे थे, ठीक है, उस 15 छात्र में अगर 10 क्वेश्चन आप दिए गए हैं, प्रश्न में 10 क्वेश्चन दिए हैं और सभी बच्चे क्या कर लिए हैं, क्या किए हैं, सभी बच्चे वो जो है 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। जो 15 बच्चे थे, ये क्या थे, 15 बच्चे थे, और यह क्या किए हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कितना था, 10 था। अब सॉल्व किए हैं। प्रत्येक बच्चे को मान लीजिए एक क्वेश्चन 5 नंबर का था तो 10 बच्चे 50, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। तो जब 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कुल टोटल क्या होगा, 50 नंबर का होगा। अब यह कुल टोटल बच्चे 15 हैं, इसमें से अगर सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और सभी बच्चों को लगभग एक एवरेज में कितना कितना नंबर मिला है, 40 नंबर मिला है। तब यह टीचर को यह पता चल जाएगा मूल्यांकन करने से कि जो बच्चे हैं, सभी बच्चे जो टॉपिक था उस टॉपिक से संबंधित इनका जो मैटर था वो कंटेंट पूरा क्लियर हो गया, उनको विश्वास हो जाएगा परीक्षा लेने से, टेस्ट लेने से। फिर क्या है बच्चा, बच्चों से संबंधित समस्याएं। जो बच्चों से संबंधित समस्या है उससे उसमें संबंधी जो समस्याएं हैं
यह अगला पॉइंट है पाठ सहगामी गतिविधि संबंधी समस्याएं। जो पाठ सहगामी गतिविधियां हैं उसकी संबंधी समस्याएं। तो इसमें पहला पॉइंट है गतिविधियों के प्रति छात्रों एवं अध्यापकों में रुचि उत्पन्न करने की समस्या। दूसरा है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य करने की व्यवस्था संबंधी समस्या। ठीक है साथियों। पॉइंट है इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की समस्या। कोई स्टूडेंट, कोई छात्र अगर विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाती हैं, कार्यक्रम कराए जाते हैं, एनुअल फंक्शन या 15 अगस्त या 26 जनवरी के जो पर्व पर जो गतिविधियां कराई जाती है उनमें आयोजन की समस्या। चौथा पॉइंट है खेल के मैदान तथा उपकरणों की उपलब्धता की समस्या। जो खेल के मैदान है वह मैदान सही तरीके से नहीं है, जो वहां के खेलने वाले इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसकी उपलब्धता की समस्या। इस प्रकार की समस्याओं से संबंधित जो समस्याएं है वह जो है। तीसरा पॉइंट के बाद में साथियों चौथा विद्यालय प्रबंध तथा प्रशासन संबंधी समस्याएं। विद्यालय प्रबंध है, विद्यालय में जो समस्त प्रकार के प्रबंध और प्रशासन संबंधी समस्याएं हैं, मैनेजमेंट की जो समस्या है वो मैनेजमेंट की समस्या के बारे में। अब देखिए साथियों पहला पॉइंट इसमें इसका सब क्लास है शिक्षकों की कमी की समस्या। अगर विद्यालय में टीचर की कमी होगी तो विद्यालय में जो क्लास है सही तरीके से नहीं चल पाएगी। बहुकक्षा शिक्षण की समस्या। जो बहुकक्षा होगी बहुत सी अधिक कक्षाएं ज्यादा हो जाएंगी तब भी समस्या बनेगी। विद्यालय सुंदरीकरण की समस्या। ठीक है, ज्यादा कक्षाएं अगर है तब भी समस्या और नहीं है तब भी समस्या, दोनों कंडीशन पे। भाई अगर टीचर क्लास ज्यादा है तो टीचर कम है तब क्लास नहीं चल पाएगी, और अगर क्लास कम है बच्चे ज्यादा हैं तब भी क्लास सही शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, विद्यालय सुंदरीकरण की समस्या। विद्यालय में जो सुंदरीकरण होता है इसके लिए कहने का मतलब जो साज सज्जा जो सजावट होती है उसकी समस्या। फिर चौथे पॉइंट में विद्यालय को सामुदायिक सहयोग न प्राप्त होने की समस्या। विद्यालय में जो सामुदायिक सहयोग है उसकी समस्या अगर बनती है तो जब उनको सहयोग नहीं मिलेगा तब यह समस्या बनेगी। पांचवा पॉइंट है पठन क्षमता मॉडल के अनुसार शिक्षण न करने की समस्या। ठीक है साथियों, पठन क्षमता मॉडल के अनुसार शिक्षण न करने की समस्या। अब इसमें अगला टॉपिक है साथियों क्रियात्मक शोध के चरण, रिसर्च ऑफ स्टेज। रिसर्च ऑफ स्टेज में क्या है, समस्या की पहचान करना। ठीक है, पहला पॉइंट है समस्या की पहचान करना। इसमें साथियों समस्या का शोधकर्ता के कार्य सीधा संबंध हो। जो समस्या का शोधकर्ता के कार्य है उसका क्या है, सीधा संबंध हो। प्रॉब्लम और रिसर्च के कार्य के बीच में बहुत क्या हो, क्लियरिटी हो, उसका सीधा कनेक्टिविटी संबंध हो। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें साथियों समस्या का समाधान स्वयं किया जा सके। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वह क्या हो, खुद किया कर सके। फिर क्या है अगला पॉइंट है समस्या का समाधान कम समय में प्रस्तुत किया जा सके। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वह कम से कम समय में क्या किए, प्रस्तुत किया जा सके। चौथा पॉइंट इसका अगला पॉइंट है इसमें समस्या की पहचान में कि समस्या के समाधान से कार्य सरल व गुणवत्तापूर्ण हो। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कार्य हैं वो क्या है, बहुत इजी हो और गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, अगला है इसमें समस्या समाधान। समस्या समाधान के पश्चात कार्य प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है साथियों, अब इसी में देखिए इसी में है समस्या चुनने के कारण। क्या है, समस्या चुनने के कारण। तो देखिए इसमें शोधकर्ता उन कारणों की व्याख्या करता है जिसकी वजह से उक्त समस्या का चयन किया गया हो। अर्थात समस्या का स्वरूप निश्चित होने के बाद शोधकर्ता उसके कारणों का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, तथा उसके कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है। क्या करता है, उसके कारणों के लिए क्या करता है, साक्ष्य। ठीक है, प्रूफ भी क्या करता है, एकत्रित करता है कि यह समस्या चुनने का यह कारण बन सकता है। क्रियात्मक परिकल्पना। क्रियात्मक परिकल्पना में है इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है, यानी मतलब प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जाता है क्रियात्मक परिकल्पना में, और विभिन्न सुझावों पर ध्यान भी दिया जाता है। सबसे उपयुक्त सुझाव क्रियात्मक परिकल्पना कहलाती है।
उसमें से सबसे जो उपयुक्त सुझाव होगा, जो सजेशन होगा, वह क्रियात्मक परिकल्पना कहलाएगी। क्रियात्मक परिकल्पना से यह संकेत मिलता है कि अमुक कार्य के द्वारा समस्या का समाधान मिल सकता है। समस्या का समाधान क्या होता है? मिल सकता है। किसके द्वारा? अमुक कार्य के द्वारा। ठीक है साथियों। अब आता है कार्य विधि। कार्य विधि में है साथी, देखिए इस चरण में यह उल्लेख, इस चरण में क्या है? यह उल्लेख किया जाता है कि न्यायाधर्ष उच्च संबंध कितना बड़ा है, कहां से लिया जाना है, इसमें समय सीमा भी निर्धारण किया जाता है। प्रदत्त संग्रह किस प्रकार किया जाए, जो है जो प्रदत्त गृह कार्य है वो संग्रह उसका इकट्ठा किस प्रकार से किया जाए, उसकी रूपरेखा कैसी हो, यह निश्चित किया जाना। क्या प्रदत्त संग्रह में साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली, एक्सरसाइज तथा अभिलेखों की सहायता ली जानी चाहिए? यह सब किस में आता है? यह सब कार्य विधियों के अंतर्गत आता है, चौथे पॉइंट में साथियों। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रदत्त विश्लेषण। प्रदत्त विश्लेषण में जो कार्य दिया गया था वो कार्य इकट्ठा किए, आप एनालिसिस उसके बारे में कैसे करेंगे? इस चरण में प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक विश्लेषण किया जाता है तथा शोध कार्य के पूर्व, रिसर्च कार्य के पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यह जो है प्रदत्त सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब क्या है साथियों? जैसे प्रतिशत ग्राफ आदि का प्रयोग करके यह जो है एनालिसिस करना, ठीक है, और दोनों के बीच में जो पहले का ग्राफ है और बाद का ग्राफ है, दोनों की बीच की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरिजन करके तब जो है एनालिसिस करना। तो यह सब क्या है? प्रदत्त विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं साथियों। अब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष को बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है। इस चरण में विश्लेषण के परिणामों के आधार पर उद्देश्यों के सापेक्ष में निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके आधार पर क्रियाओं में सुधार तथा परिवर्तन लाया जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट है साथियों आपका, इसमें भावी कार्य योजना का निर्माण। ठीक है। भावी कार्य योजना का निर्माण। क्रियात्मक शोध एक सतत तथा अनवरत प्रक्रिया है। यह आवश्यक नहीं है कि शोध अवधि समाप्ति होने के बाद समस्या का 100% 100% निवारण हो ही जाए। यह क्लियर नहीं है कि जो है शोध कार्य जो प्रक्रिया होने के बाद में उस समस्या का समाधान 100% हो ही जाए, यह क्लियर नहीं है। तो क्रियात्मक शोध तक यह चलता रहता है जब तक समस्या का पूर्ण निराकरण क्या हो ना हो जाए। ठीक है साथियों। जो अगला आपका टॉपिक है क्रियात्मक शोध के उपकरण साथियों, यह नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज की क्लास में यहीं तक कंटेंट आपको दिया जा रहा है साथियों, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। बाकी बचता है एक दो क्लास और बचती है आपका, या जो है शैक्षिक मूल्यांकन लगभग खत्म होने के कगार पे है साथियों। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल के माध्यम से सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। आपको औपचारिक तरीके से यह कंटेंट देने का मैं प्रयास किया हूं। आपका यह भी पेपर समाप्त होने की कगार पे ही है। उसके बाद आपको जो राजन सीरीज और पवन सीरीज है इसके भी टॉपिक आपको देंगे, और जो कंटेंट उसमें मैटर है, इससे जो मैटर दिया गया साथियों उतना बेहतर मैटर आपको राजन और पवन में नहीं मिलेगा। हूबहू आपको एक क्लास सिस्टमेटिक ढंग से जो नोट्स से विद्यालय में टीचर के माध्यम से आपको मिलता है क्लास में, उसी तरीके से नोट्स आपको दिया गया साथी और दिया जा रहा है। बाकी 2 क्लास 3 क्लास जो भी क्लास बचती है उस क्लास में आपको सारा मैटर जो बचता है अभी भी कंटेंट, वो टॉपिक आपको क्लियर करा करके यह क्लास समाप्त की जाएगी साथियों। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैं यही कहूंगा साथियों। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।